हेलो एवरीवन, मैं दिव्या शर्मा और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक विभाग में उसका चौथा विभाग पढ़ेंगे, जो है हाड़ौती का पठार अर्थात दक्षिणी पूर्वी पठार भी इसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पूर्वी मैदान और उससे पहले हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार है, उसमें प्रशासनिक रूप से 4 जिले सम्मिलित किए जाते हैं। वह कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। अर्थात जो कोटा संभाग है वह पूर्ण रूप से हाड़ौती के पठार में सम्मिलित किया जाता है। हाड़ौती का पठार है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। इसमें अक्षांशीय विस्तार है इसका 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इसी का देशांतरीय विस्तार है 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो वह इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम देखते हैं कि जो मालवा का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, उसमें मालवा का पठार है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग है, जिसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। यह मालवा पठार है, उसका उत्तरी भाग है। हाड़ौती का पठार है वह राजस्थान से लेके जो मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड कस्बा है वहां तक कगार रूप में फैला हुआ है, संपूर्ण विकसित कगार के रूप में बुंदेलखंड तक। राजस्थान से लेके बुंदेलखंड तक यह पूर्ण कगार के रूप में विकसित है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार का क्षेत्रफल है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89%, और इसकी जनसंख्या निवास करती है इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या की 11% जनसंख्या हाड़ौती क्षेत्र में निवास करती है। अब इसमें हम वर्षा देखें तो वर्षा का यहाँ पे है 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक। जो हाड़ौती का पठार है उसमें 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। हाड़ौती के पठार में ही राजस्थान राज्य का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला शामिल किया जाता है, जो है झालावाड़। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान है माउंट आबू सिरोही, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है वह है झालावाड़। यहाँ की मृदा वह है कांपीय और काली मृदा, कांपीय एवं काली मृदा। यहाँ पे जो अनाच्छादन, अपर्दन की और अपक्षय की जो प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा जो पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है वहाँ पे कांपीय जमा हो जाता है, और वहाँ की कांपीय और काली मृदा जहाँ पे फसल की जाती है। जो हाड़ौती का पठार है उसमें अपवा तंत्र के रूप में चंबल और उसकी सहायक नदियाँ है वह इसका अपवा तंत्र बनाती है। इसमें है चंबल और उसकी सहायक नदियों में है काली सिंध, पार्वती, परवन, मेज। इसके अलावा अन्य नदियां जो उजर ये सब है, ये भी इसकी अपवा तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अब हम इसमें देखते हैं कि जो हाड़ौती का पठार है वह उच्च भूभागीय पठार है, और इसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला दक्कन लावा भूमि, जिसे दक्कन ट्रे भी बोलते हैं, और दूसरा है विंध्य कगार भूमि। जो विंध्य कगार भूमि है वह चंबल के सहारे भरतपुर तक फैली हुई है। धौलपुर का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वहाँ तक फैली हुई है, और जो ये दक्कन भूमि है ये कोटा और बूंदी इनमें फैली हुई है। इसको भी हम 2 उपविभागों में विभाजित करते हैं, और ये मालवा का पठार है उसी का उत्तरी भाग है। इसमें फसल रूप में इस भौतिक विभाग में फसलों के रूप में जो चना, अफीम, कपास आदि की सम्मिलित रूप से फसल की जाती है, जो कि बहुत ही उपजाऊ है।
जो राजस्थान का हाड़ौती का पठार है उसे वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर 2 उपप्रदेशों में विभाजित किया गया है। उनमें पहला तो विंध्य कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार। जो ये हाड़ौती का पठार है ये चंबल नदी के किनारे किनारे उसके पूर्व दिशा में विकसित है। तो जो इसमें जो हाड़ौती का पठार है इसी में ऊपरी माल का पठार और मेवाड़ का पठार भी सम्मिलित किए जाते हैं। जो कोटा बूंदी की पहाड़ियाँ हैं वही आगे चल के मेवाड़ के पठार में सम्मिलित हो जाती है और हाड़ौती का पठार इस प्रकार से मेवाड़ के पठार से मिल जाता है, जो कि एक मालवा के पठार का उत्तरी भूभाग ही है। अब हम इसमें देखें विंध्य कगार भूमि। तो विंध्य कगार भूमि है यह चंबल नदी के सहारे कटा फटा क्षेत्र है और उबड़ खाबड़ और कटा फटा क्षेत्र है यह, जो चंबल नदी के सहारे यूपी तक फैला हुआ है, जिसमें धौलपुर जिले तक फैला हुआ है ये। और इसमें विंध्य कगार भूमि में कोटा और बूंदी की पहाड़ियाँ सम्मिलित की जाती है। कोटा और बूंदी की पहाड़ियाँ इसमें सम्मिलित की जाती है। जो कोटा बूंदी की पहाड़ियाँ है वह पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं की कर इसमें बूंदी की पहाड़ियाँ पूर्ण रूप से सम्मिलित की जाती है, जिनमें आड़ावाला पर्वत ये सभी है। अब इसी में दूसरा भाग है इसका उपविभाग दक्कन का लावा पठार। जो दक्कन लावा पठार है इसमें ऊपरी माल का पठार है, जो कि इसमें ऊपरी माल का पठार है जो भैंसरोडगढ़ से लेके चित्तौड़गढ़ से लेके बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर जो बिजोलिया तक का पठारी भूभाग है उसे ऊपरी माल का पठार कहते हैं। और जो मेवाड़ का पठार है वह उदयपुर जिले और उसके आसपास का पर्वत श्रेणी है उसे मेवाड़ का पठार कहते हैं। यह इसमें मालवा के पठार में जाके जो ऊपरी माल का पठार है इसके द्वारा मालवा के पठार में जाके यह सम्मिलित हो जाता है मेवाड़ का पठार, इसलिए इन दोनों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं हाड़ौती के पठार की कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम देखते हैं कि इस पठारी भूभाग का नाम हाड़ौती का पठार क्यों पड़ा। तो इसमें जो राजपूत वंश के जो चौहान वंश था, जो चौहान वंश था उसकी जो राजपूतों की जो हाड़ा शाखा थी ना उसके द्वारा ये क्षेत्र पहले शासित था, तो इस वजह से इसे हाड़ौती का पठार कहा गया। जो हाड़ा शाखा थी उसके द्वारा शासित होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार कहा गया। इसके अंदर 2 पठार भी सम्मिलित किए जाते हैं, ऊपरी माल का पठार और मेवाड़ का पठार। ऊपरी माल का पठार और मेवाड़ का पठार। अब इसमें हम देखते हैं कि जो चंबल और उसकी सहायक नदियों की वजह से इसका जो कटाव है वह धीरे धीरे, जो चंबल और उसकी सहायक नदी है उनका ढाल दक्षिण से उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसी के सारे विंध्य जो कगार भूमि है उसके कगारों का मुख है वो चंबल और बनास नदी के सहारे ये है। इसका जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर कगारों का मुख है उसके जल के कटाव की वजह से। यह जो हाड़ौती का पठार है यह मालवा के पठार का उत्तरी भूभाग है, ये हमने देखा था। और जो ये बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है वहाँ तक पूर्ण रूप से विकसित है। इसमें हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर कोटा और बूंदी का पठारी भूभाग और बूंदी की पहाड़ियाँ और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं कोटा से झालरापाटन झालावाड़ तक वह इसमें सम्मिलित की जाती है। यह चंबल और उसके सहायक नदियों में काली सिंध, परवन, मेज और पार्वती इनके द्वारा जो मैदान है वह वहाँ पे काप्य मिट्टी है वह लाकर जमा की जाती है। इसकी वजह से यह मैदान उपजाऊ है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो इमारती पत्थर है जैसे कातले, पट्टियाँ, ये सब पूरे देश में सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ से जो कोटा के पठार, मुख्यतः कोटा के पठार से, वहाँ से इमारती पत्थर और खनिज भंडार यहाँ पे प्रचुर मात्रा में है। इस प्रकार यह हाड़ौती का पठार है वह राजस्थान की भौतिक विशेषताओं में बहुत महत्वपूर्ण और विशेषताएं सम्मिलित की हुई है। इस प्रकार हम राजस्थान के मानचित्र में यदि हाड़ौती के पठार की अवस्थिति देखें तो हम पाएंगे कि जो दक्षिणी पूर्वी एरिया है वहाँ पे हाड़ौती का पठार अवस्थित है, जो कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के
6.89% पे 6.89% क्षेत्र पे अवस्थित है। तो अब हम इसमें देखेंगे इनको मुख्य वहाँ की जो भौगोलिक विशेषता है, जो वातावरणीय विशेषता है, जो वहाँ की जलवायु की विशेषता है। इसकी जलवायु है उप आर्द्र। हाड़ौती के पठार की जलवायु है उप आर्द्र जलवायु। तो वहाँ की जलवायु के आधार पर इनके जो मुख्य इसकी स्थलाकृतियाँ हैं वो देखेंगे हम। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट नंबर पे है हिंडोली का क्षेत्र, जो कि इस पठार के उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे बोलते हैं हिंडोली का क्षेत्र। जो सेकंड नंबर पे है वो है बूंदी की पहाड़ियाँ। हिंडोली क्षेत्र के दक्षिण में बूंदी की पहाड़ियाँ अवस्थित है। ये हो गई बूंदी की पहाड़ियाँ, जो कि मेज और चंबल नदी इन दोनों के द्वारा जो बीहड़ बनाए जाते हैं उनके तो उत्तर में है, और हिंडोली क्षेत्र है उसके दक्षिण में स्थित है बूंदी की पहाड़ियाँ। अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे जो मेज और चंबल नदी है, इसके द्वारा, इन दोनों नदियों के द्वारा, मेज नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, और इन दोनों नदियों के द्वारा यहाँ पे जो बीहड़ भूमि है, बीहड़ स्थलाकृति यहाँ पे निर्मित की गई है, जो कि बूंदी की पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। अब चौथे नंबर पे हम देखेंगे बूंदी का मैदान। बूंदी का मैदान है जो कि डाबी के पठार के उत्तरी पूर्व में अवस्थित है। बूंदी का मैदान, यह हो गया बूंदी का मैदान। अब पांचवें नंबर पे हम देखेंगे डाबी का पठार। डाबी का पठार व बूंदी के मैदान के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम हिस्से में अवस्थित है, जो कि कोटा के पठार के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इस क्षेत्र की जो कोटा पठार है और जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, इन सभी क्षेत्र का जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वह 450 मीटर से लेके 600 मीटर तक है। जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है हाड़ौती के पठार के क्षेत्र की, वो 450 मीटर से लेकर 600 मीटर तक अवस्थित है। अब इसमें हम छठे नंबर पे देखेंगे जो चंबल, पार्वती और काली सिंध, इन तीनों नदियों का जो अपवाह तंत्र है, काली सिंध, पार्वती और चंबल, इन तीनों नदियों का जो अपवाह तंत्र है वह जो 12 उच्च भूमि के पूर्वी क्षेत्र में कगार रूप में अवस्थित है। और यहाँ पे तीनों नदियों का जो अपवाह तंत्र है वह बीहड़ की स्थलाकृतियाँ बनाता है, इसलिए इसे काली सिंध, चंबल और पार्वती नदियों का रिवायन क्षेत्र भी कहते हैं। अब सातवें नंबर पे हम देखेंगे कोटा का पठार। कोटा का पठार वो 12 उच्च भूमि के बिल्कुल पश्चिम में, और जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं उनके पूरब में अवस्थित है, वह कोटा का पठार है। अब हम आठवें नंबर पे देखें जो 12 की उच्च भूमि है, इसके पूरब में तो पार्वती, काली सिंध और चंबल का अपवाह तंत्र के द्वारा बीहड़ क्षेत्र बनाया हुआ है, और इसके पश्चिम में है कोटा का पठार। इस प्रकार ये हो गया 12 की जो उच्च भूमि है, पठारी भूभाग 12 जिले का, वह आ गया। अब 9वें नंबर पे हम देखेंगे मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जहाँ पे मुकुंदरा अभयारण्य चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। यह हो गई मुकुंदरा की सघन पहाड़ियाँ, जिनके मध्य से होके चंबल नदी का अपवाह तंत्र है। 10वें नंबर पे हम देखेंगे छिपा बड़ौद की जो उच्च भूमि है, झालावाड़ और बारां का कुछ हिस्सा इसमें आता है, झालावाड़ जिले और बारां जिले का कुछ हिस्सा। छिपा बड़ौद की जो उच्च भूमि है वह, जो कि बारां उच्च भूमि के बिल्कुल दक्षिण में है और बर बेसिन के पूरब में है। छिपा बड़ौद के ही बिल्कुल पूरब में झालावाड़ में ये बर बेसिन है। तो इस प्रकार
जो हाड़ौती का पठार है इसको प्रमुख 11 से 12 क्षेत्र में, एक है दई करवार बेसिन, जो इस प्रकार इसको प्रमुख इन उपप्रदेशों में भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया है, जिनमें मुख्य है हिंडोली का क्षेत्र। फिर दूसरे नंबर पे आ गया बूंदी की पहाड़ियाँ। बूंदी की पहाड़ियों के दक्षिण में आ गई मेज और चंबल नदी का जो रिवाइन क्षेत्र है वो इसके बिल्कुल से दक्षिण में आ गया बूंदी का मैदान। बूंदी के मैदान के जो दक्षिण पश्चिमी से है इसमें आ गया डाबी का पठार, और जो बूंदी का मैदान है इसके बिल्कुल से पूर्व में आ गया चंबल, काली सिंध और पार्वती नदी द्वारा जो बीहड़ स्थलाकृतियाँ निर्मित की जाती है वो ये नदियाँ, ये जो बीहड़ स्थलाकृति है ये बिल्कुल से 12 उच्च भूमि के पूर्व दिशा में भी जाती है। और इसके बाद में आ गया इसका कोटा का पठार जो कि 12 उच्च भूमि के बिल्कुल पश्चिम में है, और कोटा के पठार के बाद में आ गया 12 उच्च भूमि। फिर इसके बाद में आ गया मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कि कोटा पठार के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी हिस्से में है। इसके बाद में आ गया जो छिपा बड़ौद की उच्च भूमि है वह, और इसके बिल्कुल पश्चिम में आ गया बर बेसिन। इस प्रकार हमने हाड़ौती के पठार का मानचित्रीकरण किया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो काली और कांपीय मृदा है उसके जमाव की वजह से, और यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा है वह 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक है, 80 से 120 सेंटीमीटर तक। इस प्रकार यहाँ पे वर्षा की आपूर्ति है वह निरंतर बनी रहती है। इस वजह से यहाँ पे काली मृदा और यहाँ की जलवायु उपद्रव होने की वजह से, नमी रहने की वजह से यहाँ पे कपास, जौ, गेहूँ, चना, अफीम, इन सब की गन्ना, इन सब की कृषि की जाती है। इस प्रकार आज हमने हाड़ौती का पठार का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया, और इसी के साथ में हमारे राजस्थान के जो भौतिक विभाग है वह भी पूरे हुए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।